ये कुछ महीने अगर प्रॉपरली हमने काम कर लिया तो एक्चुअली दिस वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो अपने लिए काम कर रहे हो, याद रखना, मेरे लिए काम नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स के लिए काम नहीं कर रहे, पर काम करना है। काम करना जैसे अब क्लास में भी, अब जब क्लास मेरे साथ अटेंड करते हो तो मैंने क्लैरिटी में बोला है कि ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्लासेस हमने अटेंड करी वो क्लास को अटेंड करना काम नहीं है, उसको काम मत गिनो। वो काम तो मैंने करा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तो साथ में बैठ के बस क्लास में आराम से अपने आप बैठ के घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो अपने आप करने वाला काम क्या है? वो है ये असाइनमेंट। जो असाइनमेंट की डिस्कशन है उससे पहले जो असाइनमेंट अभी अटेम्प्ट करके आए हो वो काम है, तो उस काम से नहीं बचना। बहुत सारे बच्चे बाद में एग्जाम के बाद क्रिप करते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हुए। तो याद रखना, इतने ज़्यादा बच्चों में मैंने देखा है कि अल्टीमेट जो रोल है ना वो आपके हार्डवर्क का है साथ में। अब कई बार ना एक बच्चे को पता नहीं चलता। सोचो आप लोग फॉर्चुनेट हो कि डायरेक्शन बिल्कुल राइट है। मेरा काम क्या है? स्टेप वन है कंसेप्ट की क्लैरिटी ऐसी हो कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कहीं से भी आए तो वो हो सके। ये दिस इज द स्टेप वन। स्टेप टू क्या है? उस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और करवाऊं और हर तरह का थॉट प्रोसेस हमारे सामने आए और उसकी हैंडलिंग अपने आप करनी शुरू कर दो। ये है स्टेप टू। स्टेप थ्री सबसे क्रूशियल है, वो है अपने आप क्वेश्चंस करना। वो आना है थ्रू असाइनमेंट। और उसके बाद इन चारों चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का कंपाइलेशन है स्टेप 4, जो कि है टेस्ट देना। तो जो बच्चे ने ये 4 स्टेप्स मेरे साथ साथ कवर करे, आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आएगा अपने बाहर का। अब बिल्कुल अब साथ में फॉर स्मॉल क्लासेस 8, 9, 10th के लिए नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर क्लासेस फॉर इवन एनटीएससी, ओलंपियाड, केवीपीवाई, सब कुछ कंप्लीटली, कि मैथ्स में हमें बिल्कुल भी ना हिलना पड़े। तो अगले जो थोड़े महीने हैं ना आईआईटी के एग्जाम से पहले, उसमें जो जो काम यहाँ पे साथ में आता है वो अपने हाथ से लिख के करो। क्वेश्चन ना बिल्कुल जब पेन के साथ पकड़ के हाथ से अपने आप जब लिखोगे ना तो ही आएगा, उसके बिना नहीं आते। लोगों को लगता है कि हम आराम से लेट के क्वेश्चंस कर लें, वो नहीं हो सकता। हमारा अल्टीमेटली काम बनना कब शुरू होगा? जब हम क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जो असाइनमेंट अभी दी थी वो ठीक ठाक लेंथ की थी। तो अब आज वाली क्लास में क्या करते हैं कि उस असाइनमेंट को ब्रेक कर लिया मैंने। मतलब मैं इन वन गो कंप्लीट असाइनमेंट नहीं करा रहा, पर हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। जिसमें ब्लॉक हुए उसमें स्टेप नोटिस करना, जहां पे ब्लॉक नहीं हो उसको फटाफट फॉरवर्ड कर दो। क्योंकि ये सबसे कोजी काम है, बैठ के आराम से असाइनमेंट की डिस्कशन को सुनना। यू आर इन द मोस्ट कंफर्टेबल जोन। तो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करो, तोड़ो। पैनिक ना हो। दिल से काम नहीं करना, दिमाग से काम करना। दिमाग से काम करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि एक सर्जन की तरह काम करो कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं उस बात को सुनता हूं, अगली बार ध्यान रखूंगा। तो याद रखना, हमने जोश में काम नहीं करना होता। जैसे मतलब आई हैव सीन लोग जबरदस्ती का अपने आप को पंप कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रैटेजिकली हैंडल करो। जो टॉपिक करा वो समझ में आता है, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं साथ साथ, धीरे धीरे चलो। देखो जब ग्रेजुअली जब इस सबको जब अल्टीमेटली कंपाइल करोगे ना तो पता भी नहीं चलता। जैसे बचपन में कभी हमने अगली डकलिंग वाली कहानी सुनी होती है कि वो अगली डकलिंग कब बहुत ब्यूटीफुल स्वॉन में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो उस जोन में अपने आप चले जाओगे। अभी वाली मेहनत से नहीं बचना। याद रखना, बेड़ा गर्क अकेला कौन कराएगा? हमारा हार्डवर्क ना करना। सोचते रहना कि मैं हार्डवर्क करूंगा, फ्रस्ट्रेशन में घूमना, उससे कुछ नहीं होता। करो, क्वेश्चन करो, स्माइल करो, क्वेश्चन करो। नहीं होता तो भी स्माइल करो, आगे सॉल्यूशन मैंने करा ही देना डिस्कस। तो इसलिए उसके बाद सॉल्यूशन को समझने के बाद अपनी मिस्टेक को नोटिस करो और तब स्माइल करो। स्टे इन टू द हैप्पी जोन एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क प्रोसेस। तो चलो अब आज वाली क्लास में डिस्कशन शुरू करते हैं लाइन से क्वेश्चंस की। अब देखो मैं भी सारी असाइनमेंट कर रहा हूं, अब इसी टाइम में मैं सारी असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा जो मैंने दी। तो फिर अपने में क्या कमी है कि जो बच्चे ना एंड में आके फंसते हैं ना, आई एम टेलिंग यू, कोई उनमें से 99% ऐसे होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन निकाले नहीं होते अपने हाथ से। अपने हाथ से क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करो, फिर देखते हैं एग्जाम में क्या पूछते हैं। वो कुछ भी पूछेंगे ना, हमें लगेगा कि क्या सॉफ्ट सा क्वेश्चन डाला। तो चलो आज डिस्कशन शुरू करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस की। एक एक क्वेश्चन को देखना कि कंसेप्चुअली मैंने कैसे फंसाने की कोशिश करी, फिर आगे बढ़ेंगे साथ में। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन नोटिस करो। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हमें किसी ने कहा कि अगर ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो हमें क्लियरिटी है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है कि एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, हमने उस रूल से नहीं हिलना, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। तो हमें समझ में आता है कि हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो मैंने बनाया है एफ डैश एक्स। सिंपली वो क्या बन जाएगा, एन बाई डी वाला फॉर्मेट है। वैसे इसमें भी स्कीम लग सकती थी, पर चलो नहीं लगाते अभी। तो सिंपली ये क्या बन गया, सिंपली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू दिस वुड बी के कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। इस न्यूमरेटर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल सी बात कि इस न्यूमरेटर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस न्यूमरेटर में टर्म्स क्या क्या बनी, कोई एक टर्म बन गई, एक टर्म बनी के कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक टर्म बन गई माइनस, मतलब यहाँ से आ गया माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और बाहर माइनस साइन, तो आ गया प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, तो वो डायरेक्टली बन गया के। ऐसे ही यहाँ पे एक टर्म आई माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस वाले में नोटिस करो तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स आया बेटा माइनस साइन, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, वो माइनस 2 ही हो गया, तो ये के माइनस 2 बन गई टर्म। उसके अलावा यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स के साथ क्या बना है, यहाँ पे देखो नोटिस करो, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ये बना के कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ से बना माइनस 2 के कॉस एक्स साइन एक्स, तो इस वाली टर्म से के माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना। दूसरी वाली टर्म से यहाँ पे बना के साइन एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो प्लस 2 हो गया, तो ये कैंसिल ही हो रहा है। तो के माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हम चाहते हैं कि हमेशा इंक्रीजिंग हो, तो उसके लिए इसके एफ डैश एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उस ऐसा होने के लिए के माइनस 2 को पॉजिटिव होना चाहिए, के 2 से बड़ा आ गया, ये इसका ऑप्शन बना। तो इसमें देखो होता क्या, अपना अपना बिहेवियर नोटिस करो, क्वेश्चन का सोल्यूशन मत सीखा करो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन रटना है, नहीं रटना। नए क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ के कॉन्फिडेंस से अपने आप हैंडल करने की समझ सीखनी है, कि एग्जाम में जाके वैसे ही डील कर पाओ क्वेश्चन को जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसमें देखा कि सिंपली मैंने एफ डैश एक्स निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे वही रूल आता था, और एफ डैश एक्स बना के मैं इसमें कैलकुलेशन में मैं पैनिक नहीं हुआ। देखो हमें विजिबल है कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस को कैसे ओरली ब्रेक करने की कोशिश करी, कि टर्म मेरी डायरेक्टली ब्रेक हो जाए और डायरेक्टली मैं आंसर तक पहुँचूँ कैसे भी। चलो अब ऐसे ही ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने क्लास में करा हुआ है, कई बार करा हुआ है, पर चलो प्रैक्टिस के लिए अगर मैं करा दूँ, तो हमें चाहिए कि जी एक्स इंक्रीज़ करे। तो मैंने जी डैश एक्स निकाला, ये आ गया 2 टाइम्स एफ डैश एक्स बाई 2 इंटू 1/2, वो सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 बन गया, 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। पहले एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स बना, फिर 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 बना, इसलिए ये माइनस बाहर आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन हो वो इंक्रीजिंग हो, तो उसके लिए जी डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। अब जी डैश एक्स के पॉजिटिव होने के लिए ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए। सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात बोलनी आनी चाहिए कि पहले वाली टर्म बड़ी हो, बाद वाली टर्म छोटी हो, तभी बड़े माइनस छोटे का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 को बड़ा होना चाहिए। अब हमें अलग से बताया हुआ है कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो नेगेटिव है, जो कि बताता है कि जो एफ डबल डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका छोटे पॉइंट पे बड़ा आंसर आता है, बड़े पॉइंट पे छोटा आंसर आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तो ये ए ये बी, तो एफ डैश ए बड़ा होगा, एफ डैश बी छोटा होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये टर्म बड़ी हो और ये टर्म छोटी हो, तो उसके लिए इसके अंदर वाले नंबर को छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू उसके अंदर वाला नंबर, देखो उल्टा होना चाहिए। तो वहाँ से x कैसा मिल गया, 4 माइनस 2x से छोटा, 3x आ गया लेस देन 4, x आ गया लेस देन 4/3। तो ऑप्शन बन गया 0 से 4/3 इन दिस इंटरवल। और सिंपल था, हमने पहले करा हुआ है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए मैंने बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था। इसका डेरिवेटिव क्या बना, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, इसको छोड़ो क्योंकि पॉजिटिव है, इनटू क्या आ गया cos x माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को डील करने का बेस्ट तरीका हमने रटा हुआ है कि क्या होता है ग्राफ से। अब देखो कॉस का ग्राफ ये है, साइन का ग्राफ ये है, ये साइन का ग्राफ है। तो
अब हमें विजिबल है कि कॉस और साइन के बीच में ये 0, ये पॉइंट है π/2। तो 0 से π/2 से पहले 0 से π/4 तक हमें विजिबल है कि कॉस ऊपर है, साइन नीचे है। तो 0 से π/4 तक cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? 0 से π/4। द इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन राइट नहीं है। देखो ये पीछे भी अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये माइनस, ये सिंपली दिस इज माइनस π/2, उस पर ये -1 हो जाएगा, और ये पॉइंट π/4 है। तो हमसे अगर इसका इंक्रीज का इंटरवल पूछा हुआ है तो वो -π/2 से π/4 होता। इसके डिनोमिनेटर में गड़बड़ है। -π/2 से π/4 तक क्यों हुआ ये इंक्रीजिंग? क्योंकि -π/2 से लेके π/4 तक हमें विजिबल है कि ये cos x माइनस साइन एक्स में cos x ऊपर है, साइन x नीचे। तो उसके बाद एक्चुअली तो ये और पीछे भी जाके हो सकता था कि इसके ग्राफ को मैं एक्सटेंड कर दूं, पर हमसे जो पूछा गया उसका जवाब यहां बन जाता। करना है कैसे था? कंप्लीटली ग्राफिकली। x की पावर x का डेरिवेटिव मुझे ओरली आना चाहिए। x की पावर x का डेरिवेटिव हमने सीखा हुआ है कि डायरेक्टली क्या बन जाता है? x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसमें x की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है, 1 प्लस लॉग एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, या डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो लॉग एक्स को -1 से छोटा होना चाहिए, मतलब x को 1/e से कम होने पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? 1/e से बड़ा होने पे। सिंपली क्या बन गया इसके? इसमें डिक्रीजिंग इन 1/e से बड़ा। इसमें इसको पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग एक्स को मैंने यहाँ पे साइन उल्टा लिख दिया। तो ठीक है, ये डायरेक्टली 1/e से छोटा आ गया डिक्रीजिंग के लिए। देखो मैंने यहाँ पे ना इस स्टेप पे लॉग एक्स को -1 से बड़ा करना था, मैंने गलती से छोटा ही लिख दिया। हमें चाहिए भी छोटा ही था, वैसे डिक्रीजिंग चाहिए था ना, तो मैं इसको यहीं पे सही कर देता हूँ। तो x को 1/e से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से 1/e। -∞ से 1/e नहीं होगा। ये ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है। वैसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की पावर x के पॉसिबल होने के लिए x को पॉजिटिव होना चाहिए। याद है, a की पावर x तभी पॉसिबल होता है जब ये a पॉजिटिव हो। तो एग्जैक्टली यही लॉजिक यहाँ पे है। इस वाले x को पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या बनता? 0 से 1/e। ये बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें काम, बस देखने में लगता था कि पता नहीं क्या पूछ लिया। देखो x माइनस के का स्क्वायर है, तो क्या कंफ्यूज करा ना एग्जामिनर ने? हम कौन सा डरते हैं? x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर। इसमें सोचो लास्ट में x माइनस 5 का स्क्वायर है। ऐसे मान लो कितना भी बढ़ा दिया होता, मान लो अगर ये y है, तो जब y डैश निकालोगे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। ऐसे लास्ट में x माइनस 5, ये आ गया। 2 को फेंको, कितने x बने? 5। तो ये बन गया 5x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। वो आ गया 5, 1 से लेके 5 तक का सम, विच इज n इंटू एन प्लस 1/2, 5 इंटू 6/2 15। ये बन गया। 5 कॉमन लेके 0 कर दो, तो वहाँ से f डैश x 0 कहाँ पे आ गया? 3 के ऊपर। तो और इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो वो पॉजिटिव आ रहा है इस केस में। सिंपली क्या बन रहा है? 10 विच इज़ पॉजिटिव y डबल डैश। तो इस पॉइंट पे इसका मिनिमा है, वही हमें चाहिए था। कहाँ पे आया? 3 के ऊपर। अब देखो ये काम की लैंग्वेज है और हमें इसके थ्रू भी अपनी अकल को बढ़ाना ही था। हमें किसी ने क्या दिया कि इनमें से कौन कौन सी बात ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या हो गया? कि ऑलवेज ट्रू, कि कुछ भी यहां पे चेंज हो तो हम अपने लॉजिक को नहीं बदलेंगे। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये या अभी ट्रू है, अभी ट्रू नहीं है। दिस शुड ऑलवेज बी ट्रू, हमेशा सच होना चाहिए। तो देखते हैं जरा इसमें क्या क्या का सेंस बनता है इस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन कहता है कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है। ये तो ऑलवेज फॉल्स है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एफ इनवर्स एक्स इसी की मिरर इमेज होता है, वो भी इंक्रीजिंग होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो 1/f(x) भी इंक्रीजिंग होगा, ये भी डायरेक्टली गलत है। देखो अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो तो जो अगर एफ एक्स को बढ़ा रहे हो तो डिनोमिनेटर जो है वो एक्चुअली कम होता जाएगा। पर इसमें भी दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, बिकॉज इसमें भी इस बात का रोल आ जाता कि टर्म नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स निकाल के हम लोग जस्टिफाई कर सकते थे, पर चलो छोड़ो, क्या टेंशन लेनी, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि अगर एफ एंड जी आर पॉजिटिव फंक्शंस एंड एफ इज इंक्रीजिंग एंड जी इज डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ जी इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करते, हमें एफ अपॉन जी का इंक्रीज डिक्रीज जज करना है।
बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो फील करना शुरू कर देते हैं कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो मैं क्या करूं। ऐसे नहीं करना, इसको सोचो कि ये वाई है। उसने मुझसे इसका इंक्रीज डिक्रीज पूछा ना, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली ये बटन दबना चाहिए कि एक ही तरीका होता है कि फटाफट इसका डेरिवेटिव बनाओ। वो क्या बना, g इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश होल डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर, ये बनी टर्म। अब मुझे क्या बताया गया है कि दोनों पॉजिटिव हैं, f इंक्रीजिंग है मतलब f डैश पॉजिटिव है, और g डिक्रीजिंग है मतलब g डैश नेगेटिव है। g डैश नेगेटिव है, f पॉजिटिव है, तो f इंटू जी डैश कैसा हो गया, नेगेटिव। बाहर नेगेटिव साइन मतलब दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। मतलब जो y डैश बना वो पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन एक्चुअली ये इंक्रीजिंग आ गया। ये अब क्या नीचे सेम दिया हुआ है, चलो अब नीचे वाले पार्ट में दिया हुआ है कि अगर, तो इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा होता ना तो ये ऑप्शन राइट हो जाता। अब इसके डी वाले पार्ट में क्या दिया गया कि एफ एंड जी कोई पॉजिटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, एफ डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश नेगेटिव है, और जी इंक्रीजिंग है मतलब जी डैश पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसा है, एफ इज पॉजिटिव, जी डैश इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और बाहर माइनस साइन, तो ये ओवरऑल कैसा बना, नेगेटिव। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो फुलफिल हो रहा है। तो पता है इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि एग्जामिनर ने मुझे एफ डैश में नहीं फंसाना, उन्होंने हमें, हम लॉजिकली एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, उस पर फंसाया। तो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसको पढ़ना सीखो, और कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं था और ये हुआ भी होगा, तो इसका ऑप्शन बना डी। कुछ नहीं, ये भी सिंपल था। हमें दिया गया कि f और ये कोई f और f डैश x जो इनका अपोजिट साइन है, तो हमसे पूछा गया कि मतलब एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एक्चुअली हमें क्लियरिटी है कि नेगेटिव होगा, दोनों का दिया होगा कि अपोजिट साइन है, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा भाई, एफ डैश एक्स नेगेटिव है क्या, नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन तो रॉन्ग है। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों होगा, एफ डैश एक्स मुझे दिया तो नहीं हुआ कि पॉजिटिव है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का साइन दिया हुआ है कि डिफरेंट है। अगला फंक्शन कहता है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपली मॉडुलस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स, ये बनी टर्म। सो दिस इज वाई डैश। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स तो हमेशा देखो, मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मॉडुलस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर आगे एफ एक्स का डेरिवेटिव दैट वुड बी एफ डैश एक्स। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, जो एफ डैश एक्स और एफ एक्स उन दोनों का साइन अलग है, तो इसलिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करो या एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स करो, आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव बन रहा है। सो दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये तो नहीं पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी फंसाने की करते हैं। तो इसका डी तो नहीं बना, मैं गलती से डी ऑप्शन मैंने पहले पढ़ लिया था, डी रॉन्ग है। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा होता ना तो डी राइट हो जाता। अगर एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालें, वो क्या बन गया, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और हमें दिया भी यही हुआ है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था 7th क्वेश्चन। देखो सेंस पता है क्या समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है, ये स्कूल के लेवल का है, हमने क्लास में भी करा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये वाला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपली हमने एफ डैश एक्स निकालना था। ये वाले के पीछे पता है जो अंडरस्टैंडिंग अब मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो सिखाई, वो ना वो बहुत काम की है। इस क्वेश्चन के थ्रू ना कुछ बहुत अकल वाली बात और समझना, और उस पर क्वेश्चंस क्लास में करे भी हैं, पर उनका यूसेज कैसे है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लोगों को ये आता नहीं होता, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। आईआईटी में उनको अगर वो सुन लेना अभी ये वाली बात, तो वो उस पर क्वेश्चन डाल दें और लोग फंस जाएं। हमें किसी ने दिया कि कोई फंक्शन है जो कि अगर टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑलवेज लाइज बिलो द कर्व, मतलब जो टेंजेंट है वो कर्व के नीचे लाए करे, तो क्या हमें समझ में आता है ऐसा होने के लिए जो कर्व है उसको कुछ ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है। इस केस में नोटिस करो कि कर्व ऊपर है, टेंजेंट नीचे है किसी पॉइंट पे भी,
तो अगर कर्व ऊपर है और टेंजेंट अगर नीचे है तो हमें अब देखना था कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे प्ले कर सकती हैं। तो पहली काम की बात ये थी कि हमें अब ये क्लैरिटी है कि ये कनकेव कर्व है, जिसके लिए कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा वो पक्का पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो एफ डबल डैश एक्स है वो पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या कहता है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, विच इज़ गुड, जो कि हो सकता है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो गए? क्योंकि दोनों में एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव था। इन बातों पे हमने बहुत सारे सवाल करे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस और बनते रहेंगे, बहुत सारे बनते रहेंगे। जैसे अब अगर मान लो कि कोई मुझे अगर देता है जस्ट टू एक्सप्लेन, तो हमें ये क्लैरिटी है कि जैसे e की पावर x का ग्राफ है, तो ये कैसा ग्राफ है? इसका एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है और इसका एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव है, e की पावर x का। तो इस केस में किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी वो कर्व के ऊपर आने वाले पॉइंट से हमेशा कॉर्ड के ऊपर आने वाला जो पॉइंट होगा वो ऊपर होगा, कर्व के ऊपर आने वाला पॉइंट नीचे होगा, कॉर्ड के ऊपर आने वाला पॉइंट ऊपर होगा। इस बात के ऊपर बेस्ड भी इनइक्वालिटी पे हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करे हैं क्लास में, वो आने चाहिए, तो उनको रिकॉल करना। आगे आने वाले असाइनमेंट्स में इस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे, पर इन बातों को ध्यान में रखो, इनको देखो, एक बार बोलना शुरू करो तो ये आ जाती हैं। पहली बार में हमारे हमेशा, मतलब दिस इज आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, बच्चों के होश उड़ते हैं। पर गड़बड़ क्या होती है कि वो अगर वहाँ पे गिव अप ना करें ना, तो इतना बड़ा कोई है नहीं चक्कर इसमें। अब देखो, ये मैंने सिखाया था कि इसको डील कैसे करते हैं। इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेज हमने देखी थी। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली पता है इसका सही जगह क्या है? देखो यहाँ पे फाइव डैश एक्स माइनस फाइव एक्स है ना, तो यहाँ पे इस टर्म को कंप्लीट करने के लिए ये कैसा हो गया? ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैं इसको e की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि पॉजिटिव टर्म है, e की पावर माइनस एक्स से करने का फायदा क्या हुआ? जब मैंने इस पूरी टर्म को e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करा, तो क्या हमें समझ में आता है कि ये e की पावर माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स का डी बाई डी एक्स बन गया, ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो इस क्वेश्चन में सारी जो कहानी थी वो एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड थी। अब ये हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स जो है ये पॉजिटिव है, ये 5 1 होगा, ये यहाँ पे उन्होंने 1 बोल दिया है, 5 1 मुझे दिया हुआ है कि 0 है। तो इसका मतलब जो e की पावर माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स जो है, ये अगर मैं इसका नाम अगर मान लो एच एक्स रख लूँ, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग अगर है, तो हमें अभी ये समझ में आता है कि जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो h ऑफ 1 कितना आ रहा है? 0। तो h ऑफ 1 अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद जो hx होगा वो हमेशा h1 से बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो hx कैसा हो जाएगा? हमेशा ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन ये बोल रहा है? मतलब 5x अपॉन e की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसलिए 5x हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑप्शन बना इस बात को सेटिस्फाई करता, वो ये ए बना। इस क्वेश्चन में याद करो कि ये भी मैंने क्लास में बताया है कि अगर मान लो यहाँ पे 5-x ग्रेटर देन 2 टाइम्स 5x लिखा होता, देखो पता है अब हम लोग उस जोन में चले गए हैं जहाँ पे कैलकुलस हमारे लिए पूरा एक साथ होके आने लग गया है। एक्चुअली ये हम कर कहाँ पे रहे हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। पर इसका रोल पता है कहाँ पे है? डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जो हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक जाके करना है। तो अब ये 5-x ग्रेटर देन 2 5x अगर होता, तो उस केस में मैं इसको 5-x माइनस 2 5x लिख के दोनों तरफ e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करता, e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करता, तब वो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू 5x बन जाता। तो ये अंडरस्टैंडिंग ना बन जाती है। पता है ये इस अंडरस्टैंडिंग के पीछे जड़ क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी अगर देखोगे ना, तो अब चलो डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे जाके हम लोग देखेंगे ही, पर इसका बेसिक हैंडलिंग हमें अभी ही आनी चाहिए। एंड इट वॉज नॉट वेरी स्केरी, पर हमें ये बोलना आना चाहिए, इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये भी इंटरेस्टिंग था, बच्चे डर जाते तो पैनिक कर जाते हैं। हमें दिया कि f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो f डैश एक्स है
वो इंक्रीजिंग है और मुझे कुछ नहीं मिला। f'3 दिया कि 0 है, तो मुझसे gx का इंक्रीज डिक्रीज पूछ लिया 0 से π/2, तो उसके लिए मैंने g' निकाला, g' बनाया, वो आ गया f' ऑफ ये पूरी टर्म tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस 4 इंटू इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव, वो क्या बन जाएगा 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर x। तो सिंपली सीकेंड स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया इंटू tan x माइनस 1, ये बन गई टर्म, ये बना इसका डेरिवेटिव। अब एक बात सोचो, जो ये f' के अंदर जो ये पूरी अजीब सी टर्म लिखी है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक किस में है? tan x में। तो क्या समझ में आता है कि केवल इसको नोटिस करो, ये f' ऑफ, इसको मैं अगर स्क्वायर कंप्लीट कर दूं तो ये tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन जाता, ये टर्म। तो जो टर्म f' के अंदर बनी, क्या विजिबल है कि वो ये चीज़ तो पॉजिटिव ही होगी +3, ये हमेशा 3 से बड़ी आ रही है। f' के अंदर वाली जो टर्म है वो हमेशा 3 से बड़ी आ रही है, और f'3 कितना है? 0। मतलब tan x के 1 होने पे ये टर्म के अंदर f' के अंदर 3 बनेगा, मतलब ये टर्म f'3 बनेगी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी लोगे तो ये वैल्यू पक्का 3 से बड़ी आ रही है। f' के अंदर वाला नंबर कैसा आ रहा है? 3 से बड़ा। और f' कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो अगर f' का आंसर 3 पे 0 है तो 3 से बड़े होने पे कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो टर्म जो पहली है ये हमेशा पॉजिटिव थी। इस क्वेश्चन में हमने कंक्लूड ऐसे करना था इसको। अब 2 सीकेंड स्क्वायर x तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अकेला यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन रह गया? tan x माइनस 1। tan x माइनस 1 का पॉजिटिव है जब x π/4 से बड़ा है। कब नेगेटिव है? जब x π/4 से छोटा है। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? π/4 से π/2। ये बना इसका डी ऑप्शन। तो पता है ऐसे बोलना, जब ऐसे बोलोगे ना तो ये क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बस जबरदस्ती के क्रिब वाले जोन पे आ जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा। तो भाई तेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तो अपने हाथ से लिख नहीं रहा। बोल, उसको साथ में बोलो। अब एडवांटेज क्या है कि घर पे बैठे हो, आराम से बिल्कुल ठंडे तरीके से क्वेश्चन को अपने आप हैंडल कर सकते हो, तो करो। नखरे करने से कोई सिलेक्ट नहीं होता। मतलब यू कैन ऑलवेज फाइंड 100 एक्सक्यूजेज in front of just one task, that is to complete the question by yourself, because it would be your handling that would get you selected. It is not my understanding. मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कर दिया। एग्जाम में करने के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग को बोलना सीखो, मेरी तरह बोलो साथ साथ, और वो सब बोल पाते हैं। बस क्वेश्चन को हाथ से लिखना होता है। अब देखो क्या दिया गया, f' बताया कि ये टर्म है। ये टर्म कैसी है? f(x) कैसा दिया? डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f' को नेगेटिव होना चाहिए। तो log 1/3 बेस पे log 3 sin x प्लस a, मैं चाहता हूं कि ये टर्म नेगेटिव हो जाए। बाहर कौन है? log 1/3 का ग्राफ। log 1/3 का ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग। वो नेगेटिव कब होना शुरू होता है? जब उसके अंदर वाला जो नंबर है वो 1 से बड़ा हो जाता है। मुझे आती है ये बात। तो log 3 बेस पे sin x प्लस a को 1 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 1 से बड़ा कब होता है? जब sin x प्लस a जो हो वो, ये 1 कब होगा? जब ये 3 होगा, तो इसको 3 से बड़ा होना चाहिए। तो sin x प्लस a को 3 से बड़ा होना चाहिए फॉर एनी ए, किसी भी x के लिए sin x प्लस a को 3 से बड़ा होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कहानी फंसती। अब एक बच्चा कहता कि मैं चाहता हूँ कि sin x प्लस a जो हो वो हमेशा 3 से बड़ा हो जाए। sin x जो मर्जी कर ले, पूरा जोर लगा ले, तब भी sin x प्लस a 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अब sin x जो है वो है बदमाश। sin x कहता मैं देखता हूं कि ये कैसे 3 से बड़ा होता है। sin x अपना पूरा जोर लगाएगा। sin x अपना पूरा जोर लगाएगा कि मैं इसको नहीं होने दूंगा 3 से बड़ा। तो sin x क्या करेगा? वो कहेगा मैं अपनी सबसे नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, देखता हूं ये कैसे 3 से बड़ा होता है। तो ये क्या कर लेगा बेचारा? सबसे नेगेटिव वैल्यू भी लेगा तो ये -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, उससे कम तो जा नहीं सकता। अब a चुपचाप स्माइल करेगा। a कहेगा बेटा तू -1 हो गया ना, तो मैं अपने आप को कर लेता हूँ 4 से बड़ा। a अगर 4 से बड़ा हो गया तो समझ में आता है कि sin x अगर -1 से कम तो हो नहीं सकता। अगर ये अपना पूरा जोर लगा ले, अपने घर वालों को भी बुला ले, तो भी ये -1 होगा। तो अगर a 4 से बड़ा हो जाए तो sin x जो मर्जी खा ले, वो अब sin x प्लस a को 3 से बड़ा होने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि a 4 से बड़ा ही हो गया। तो ये उस इन दैट केस अगर a 4 से बड़ा हो गया तो मैं डायरेक्टली दिखा कि अपनी टर्म कैसी आ गई? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या बना? a 4 से इंफिनिटी।
ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत पसंद है, मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, पर उसी की प्रैक्टिस के लिए डाला था। और अभी रिसेंट ईयर्स में ये आईआईटी में कोई क्वेश्चन आया था, ये उसी का ही, मतलब ये क्वेश्चन मैं बड़े सालों से करवा रहा हूँ। जो बच्चा इस क्वेश्चन में पैनिक होता वो इस क्वेश्चन में ड्रामे करता। ड्रामे कैसे करता? वो यहाँ पे यू वी सब डाल के बनाने की कोशिश करता। तो इस क्वेश्चन का इंटेंट ही नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या मुझे दिखता है कि मुझे एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स के बिहेवियर को जज करना था। इस क्वेश्चन में पहली काम की बात क्या थी कि इस क्वेश्चन को पकड़ पाओ कि बोला क्या। अपना रूल क्या है? रूल क्या है कि लॉन्ग रूट लगाना नहीं सोचते, दिमाग लगाते हैं कि शॉर्ट कैसे हो सकता है क्वेश्चन, फटाफट कैसे हम कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ओरली वैसे मेरे को मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर कोई बच्चा इसमें पैनिक ना करे, वो 1 + cos x बना, वो हमेशा पॉजिटिव है। तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी एक्स कैसा? e की पावर -x, वो हमें ग्राफ से पता है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ ऑफ जी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है, जी ऑफ एफ एक्स भी कैसा है? डिक्रीजिंग है। ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं और इन्हीं दोनों की बात हो रही है। अब u और v की लड़ाई है, u और v की लड़ाई है। तो u और v की लड़ाई को चेक करने के लिए मान लो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता, √x + 1 - √x, दोनों में ऐसे की टर्म है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव सोचो, वो आता 1/2 √x + 1 - 1/2 √x, इसका डेरिवेटिव। तो हमें दिखता है बिना कुछ करे कि ये टर्म बड़ी, ये टर्म इसका डिनोमिनेटर देखो बड़ा है, तो ये टर्म छोटी टर्म है, ये टर्म बड़ी टर्म है, तो ये कैसा बना? नेगेटिव। तो इसका मतलब दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। √x + 1 - √x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो v है, देखो v जो है वो c पे वैल्यू है और u जो है वो c + 1 पे वैल्यू है। तो क्या हमें समझ में आता है कि v जो है वो छोटे नंबर पे वैल्यू है, u जो है वो बड़े नंबर पे वैल्यू है। तो v इस केस में बड़ा होगा एज कंपेयर टू u से, v बड़ा होगा, u छोटा होगा। अब एफ ऑफ जी एक्स पे आ जाओ, ये कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये छोटे नंबर पे बड़ा आंसर देगा, बड़े नंबर पे छोटा आंसर देगा। तो u और v में से कौन सा छोटा है? u। तो एफ ऑफ जी यू एफ ऑफ जी वी से बड़ा होता। देखो छोटे नंबर पे बड़ा आंसर आना है, तो एफ ऑफ जी यू बड़ा होता है एफ ऑफ जी वी से। तो उस केस में नॉट ट्रू पूछा हुआ है क्या? नहीं, ये तो राइट बना उस केस में। नेक्स्ट हमें एफ जी ऑफ एफ यू, तो इस केस में इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट बना है, बस यहाँ पे इक्वालिटी की गड़बड़ है, पर उसको नहीं लेना चाहिए। एफ ऑफ जी यू एफ ऑफ जी वी से बड़ा होता, दिस वॉज ट्रू। ऐसे ही जी ऑफ एफ यू जी ऑफ एफ वी से बड़ा होता। तो जो बाकी दोनों ऑप्शन हैं वो इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वो रिजेक्ट हो गए। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन बना वो एक्चुअली ए और सी दोनों बने, और बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि हमारे मन में लॉन्ग रूट आता, उसको तोड़ना काम है हमारा। हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पे टाइम पास करने नहीं जा रहे। इस क्वेश्चन में हमें किसी ने क्या दिया? अब ये यहाँ पे केसेस बना के भी हो सकता था, और ग्राफ से भी बच्चे तोड़ने को तोड़ सकते थे। अब देखो मुझे यहाँ पे दिखता है कि अगर x को 2 से कम या x को 3 से बढ़ा लोगे, अगर x को 2 से कम या x को 3 से बढ़ा कर लेते तो इसका मैं ग्राफ थोड़ी बनाता, तो तब ये टर्म पॉजिटिव हो जाती। तो अब इसको नोटिस करना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वैसे इसका जो सीधा साधा ग्राफ होता वो ये होता। ये होता, मैंने इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं निकाला, वैसे ही जहाँ जहाँ पे ये 0 आ रहे हैं वो प्लॉट कर लिए। इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी होगा, -इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा। और है कैसा? क्यूबिक, तो उसका डेरिवेटिव कैसा होगा? सिंपली 2 बार घूमेगा, तो वो ये घूम रहा है, तो ये इसका ग्राफ होता। पर उन्होंने x - 2 × x - 3 का मॉड ले लिया। मतलब अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव कर लेना है, और ये नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए इसको पॉजिटिव कर लेना है। तो इस निचले हिस्से में, इस नीचे वाले हिस्से में इसका जो ग्राफ बन जाता वो ये बन जाता, इतने में इसका कुछ मोटा मोटा जो ग्राफ बनता वो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता। ये टर्म वैसे पॉजिटिव आ गई, 1 के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका ग्राफ बनता। इसका देखो मैंने यहाँ पे केसेस नहीं बनाए, टाइम का है मेरे पास। अब उसने क्या पूछा कि एफ एक्स डिक्रीजिंग इन, एफ एक्स डिक्रीजिंग इन। अब मैं ऑप्शन पे गया, एक पहला ऑप्शन कहता है 2 - 1/√3 से 2, 2 - 1/√3 यहाँ हो सकता है, वैसे तो ये भी से 2, ये किसी वैल्यू तक डिक्रीज कर रहा है।
अगला ऑप्शन क्या कहता है 2 से 2 + 1/√3, 2 के आगे ये इंक्रीजिंग है तो ये ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन कहता है 2 + 1/√3 से 4, गलत है। 2 + 1/√3 से 3 अगर होता तो बात बन सकती थी, तो 4 तक तो नहीं करना ना, देखो 3 के आगे तो इंक्रीजिंग है, तो इसलिए बिना सॉल्व करे मुझे पता है कि सी ऑप्शन गलत है। डी तो गलत है क्योंकि डी में तो इंक्रीजिंग ही हमें दिख रहा है। इसका ऑप्शन बचा ही बेचारा क्या, अकेला ए। तो बिना केसेस बनाए भी मैंने आंसर मार्क कर दिया। मेरा काम क्या, आंसर मार्क करना। तो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, इसके ग्राफ को बेसिक तरीके से, बेसिक ग्राफ को इंटरप्रेट करा और इसके ऑप्शन को मार्क कर दिया और स्माइल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। दिख रही है स्माइल ना साथ साथ, ये बिल्कुल सेम तरह का, ये कर लेना, केस बना लो, नहीं मन करता तो वैसे ही कर लो। अब देखो इसमें अगर x - 2 x - 3 का ग्राफ कैसा होता, ये 2 ये 3 ये होता। अब जो x - 3 का मॉडुलस है, इसका मतलब x - 3 वाली टर्म ने हमेशा पॉजिटिव होना है, तो 2 से पहले क्या होता। अब इस वाले केस में यहाँ पे हम लोग केस बना के भी कर सकते थे और उसके बिना भी, या वैसे ये तो एक्चुअली सिंपल ही था। x - 2 × x - 3, 3 के बाद तो ये ग्राफ बन जाता और 3 से पहले इसी का नेगेटिव बन जाता, ये बन जाता। ये ग्राफ कब है, जब x 3 से बड़ा है, और ये ग्राफ कब है, जब x 3 से छोटा है। कहीं पे भी इक्वालिटी लगा लो। तो x - 2 × x - 3 का ग्राफ ये है। उससे पहले 3 से पहले ग्राफ हमने कौन सा लेना है, ये वाला। तो मेरा बिल्कुल खटाखट कॉपी में ये ग्राफ बन जाता है, ये बना और उसके बाद मैंने ये ग्राफ बना दिया। ये 3 है, ये 2 है। अब ऑप्शन क्या कहता है कि इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, इंक्रीज ये कर रहा है, ये बीच में वैल्यू 5/2 आ जाती होगी, -∞ से 5/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, कर रहा है इसमें, तो ठीक है, ये मार्क ही हो गया डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन में भी सारी गेम क्या थी, इस ग्राफ को इंटरप्रेट करने की। अब ये बेकार है, ये कर लो। इसका डेरिवेटिव निकालना था, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस के लिए दिया था, पर ये होने चाहिए, हाथ से निकालने चाहिए। मेरी तरह नहीं ऐसे बस बोल देना कि कर लो, हो जाएगा। fx हमें गिवन है कि दिस इज दिस टर्म, ये दिया है कि डिक्रीज कर रहा है इन दिस इंटरवल, तो इसका डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया 3x² + 8x + लैम्डा। इसको नेगेटिव होना चाहिए इस इंटरवल में, तो ये क्या बना, क्वाड्रेटिक। अब अगर ये क्वाड्रेटिक हम चाहते हैं कि इस इंटरवल में नेगेटिव हो जाए, तो क्या समझ में आता है कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनेगा। इस इंटरवल में ये देखो नेगेटिव है क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम इंटरवल क्या बनता है, सबसे ज़्यादा कब इंटरवल बनता है जिसमें ये नेगेटिव रहे, क्या समझ में आता है कि यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक बनी, इसके जो 2 रूट्स होंगे वो -2 और -2/3 है, इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बना, λ/3, उसको बराबर होना चाहिए था -2 × -2/3 के 3 काट दो, लैम्डा आ गया 4 ऑप्शन होगा, लैम्डा आ गया 4, ठीक है। तो इट वॉज सो फास्ट, पर अंडरस्टैंडिंग अपनी देखो थॉरो होनी चाहिए। वो पता है कैसे होती है, लिख के, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। दिन के, हर दिन के 30 क्वेश्चंस मैथ्स के करने ही करने, इसी तरह का मिनिमम, दिस इज द मिनिमम नंबर 30+। ऐसे ही केमिस्ट्री में 30+, ऐसे ही फिजिक्स में 30+। अगर दिन के हमने 90 क्वेश्चंस हाथ से नहीं निकाले, पेपर में हमारा रैंक बढ़िया नहीं बनेगा, याद रखना ये बात। हमें इस रेंज में रोज अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालने हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पैनिक होकर नए नए क्वेश्चंस ढूंढते रहें, पिछले क्वेश्चंस को भी हाथ से निकालना शुरू करो, मतलब कि हमारी परफेक्शन बनी रहे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं कि कई बार नए मटेरियल को ढूंढते ढूंढते फालतू मटेरियल पर चले जाते हैं, उस पर नहीं जाना, ये फालतू लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। तो इसमें मतलब यू डोंट नीड टू पैनिक इन टू कीप ऑन फाइंडिंग न्यू मटीरियल, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। अब x × log x का हमने इसके मॉडुलस का बिहेवियर निकालना था, तो पहले x × log x का ज़रा खुद का बिहेवियर हम देखें कि वो कैसा बनता। x log x को देखो, x log x कैसा बन गया, सिंपली इसका, अब हम लोग वैसे चाहते थे इसको डिफ्रेंशिएट भी डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर वैसे मैं इसको वो करना चाहता था। यूवी रूल से ये आ गया x × 1/x + log x, ये बना, तो ये आ गया 1 + log x, ये बना 1 + log x। अब जो 1 + log x है, जो 1 + log x है, वो कब पॉजिटिव है, जब log x -1 से बड़ा है, मतलब जब x 1/e से बड़ा है। तो ये जो फंक्शन है ये 1/e से पहले डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन x log x। x log x का 1/e पे आंसर निकालो,
देखो मैं आपके सामने सामने कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1/e डाला, कितना आया log 1/e विच इज़ -1, ये बना 1/e। तो इसका मतलब ये फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये 1/e के ऊपर इसकी ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है उससे पहले। अब x log x का पहले ज़रा इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी हमें 0 पे। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म था, मैं x को नीचे ले गया तो ये 1/x बन गया, इसमें लगा दिया मैंने एल हॉस्पिटल, इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव -1/x², कैंसिल होके वो 0 आ गया। तो इसकी लिमिट 0 पे 0 आ रही है, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है 1/e तक, जिस पे ये -1/e हो रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, और x के इन्फिनिटी होने पे भी लिमिट हम यहीं से निकालते हैं, वो इन्फिनिटी हो जा रही है। ये 0 कब हो जाएगा? 1 के ऊपर। ये इसका ग्राफ है, ये मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब जब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा? जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या बना? ये 1, ये 1/e कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा बना, और फिर ये ऐसा हो गया। ये मैंने इस फंक्शन का देखो ग्राफ बना के दिखा दिया, ये रहा इसका ग्राफ। अब इसके ऑप्शन पे गए, ये कहते हैं कि दिस मोनोटोनिकली डिक्रीजेज इन, तो मैं दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंटरवल कौन सा है? ये 1/e है। नीचे हाइट कितनी थी? -1/e। तो मॉडुलस लेके कितनी हो गई? 1/e। तो 1/e से लेके 1 तक ये डिक्रीज कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी। देखो सब कुछ हमने सीखा होता है, नया क्वेश्चन देख के हमने एग्जाम में जाके पैनिक नहीं होना। जब अब मैं टेस्ट भी लूंगा तो टेस्ट में नए क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना, उसको पढ़ो, मेरा करवाया हुआ होगा तभी मैंने टेस्ट में डाला है। तो उस चीज को टेस्ट के टाइम पे अगर हमने पैनिक तरीके से हैंडल करा ना, तो हम सेलेक्ट कैसे होंगे? वो सबसे बड़ी जो गेम है वो पता है सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? कि हमारा कॉन्फिडेंस बने। ये बन गया ना, कोई हमें हिला नहीं पाता। फिर अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरे सामने देखो क्वेश्चन यहाँ पे आया, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो ये कॉन्फिडेंस है ना, यही हमें एग्जाम में सेलेक्ट कराएगा। मैंने नहीं कराना, खुद ने अपने आप को सिलेक्ट कराना है। अभी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का था जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और करा था, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड था। तो चलो मैं इसमें g' अगर निकाल दूँ, g' कितना बन गया? ये आ गया सिंपली f' ऑफ 2x² - 1 1/4 है, और 2x² का डेरिवेटिव 4x, तो 4x और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x आ गया। यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से -f' ऑफ 1 - x² इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव -2x बना, माइनस पहले मैंने बाहर ले लिया, 2 कैंसिल हो गया, तो बस यहाँ पे x बन गया। तो ये x इंटू f' ऑफ 2x² - 1 माइनस f' ऑफ 1 - x² बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाए। f' इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, मतलब f" पॉजिटिव है, वो भी दे सकते थे। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये टर्म पॉजिटिव हो, तो अब इसमें 2 केसेस बनते हैं। क्यों? अब ये बाहर x की भी उन्होंने यहाँ पे कुंडी साथ में हमारे साथ अटैच कर दी। तो हम लोग अगर x को नेगेटिव लेते, तब इस पूरी टर्म के पॉजिटिव होने के लिए इसको छोटा होना चाहिए था इससे, और जब हम x को पॉजिटिव लेते तब इस पूरी टर्म के पॉजिटिव होने के लिए इसको बड़ा होना चाहिए था इससे। वही हम कॉरस्पॉन्डिंग केसेस बना लेते, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। बी एग्जैक्टली इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बनता होगा। तो इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन, और हमारे पहले करे हुए काम पे बेस्ड था। तो ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन था कि f(x) इज साइन ऑफ x² - 3x जब x नेगेटिव है, और ये 6x + 5x² है जब x पॉजिटिव है। तो f(x) का हमसे मैक्सिमम मिनिमम से पूछ लिया, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी। 0 पे इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है? 0 पे इसका आंसर निकालो, 0 आ रहा है। 6x + 5x² का ज़रा वैसे ही ग्राफ सा बनाओ, कोई बहुत सुंदर ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो 0 के आगे हमें दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो दिस इज एन इंक्रीजिंग टर्म आफ्टर 0। 0 से पहले ये कैसे बिहेव कर रहा है? x² - 3x। x² - 3x का ग्राफ सोचो, x² - 3x का ग्राफ सोचो। x² - 3x का ग्राफ ऐसा होता है। देखो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैक्सिमा मिनिमा है, पर मुझे मैक्सिमा मिनिमा जड़ से समझाया गया है, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना था। अब जब x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो, x से नेगेटिव टर्म से, तो इतने हिस्से को नोटिस करो कि इतने हिस्से में हमें दिखता है कि जो साइन है, साइन के अंदर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है नेगेटिव। ये नंबर एक्चुअली, ये नंबर जो है ना,
ये नंबर नेगेटिव नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स के नेगेटिव होने पे उसकी वैल्यू तो ये आ रही है ना, ये कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव से ये जीरो की तरफ जा रहा है। तो साइन का जो ग्राफ है उसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर डालो और उससे जीरो की तरफ लाओ तो साइन का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव से जीरो की तरफ आ रहा है। तो ये भी इस पॉइंट पे डिक्रीज ही कर रहा है साइन का ग्राफ, ये जो टर्म है ना ये यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यू बनाएगी। तो इस पॉइंट पे क्या बना एक्चुअली मिनिमा, क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यूज जो हैं वो हमारी इस पॉइंट पे आने वाली वैल्यू से बड़ी हैं। तो इस पॉइंट पे इसका क्या बना लोकल मिनिमा। इसमें ए ऑप्शन में गड़बड़ है, इट इज़ नॉट हैविंग अ लोकल मैक्सिमा, इट इज़ हैविंग अ लोकल मिनिमा। इसका बी ऑप्शन बनेगा, इसका बी ऑप्शन बनेगा, ए नहीं बनेगा। तो इसका लोकल मिनिमा बना। क्यों बना लोकल मिनिमा, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने सुनी और बहुत इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल जड़ से समझना कि इसको हमने डील कैसे करा, और बहुत छोटी सी बात थी। ये था 20th, ये बेकार है। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकालनी, अब इसको मतलब बहुत तरीके थे इसको कर पाने के, पर चलो ये हम लोग कर सकते थे सिंपली यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल के भी कर लो तो भी बात बन जाती। ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, पर ये करना था प्रैक्टिस के लिए, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें ना वैसे मेरे मन में एक बात आ रही है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं, पर चलो अपने आप निकालो। इसमें ना इस क्वेश्चन में जैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करते तो पैनिक होने की करते, तो इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या होती कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो उसको थोड़ा सा इजी कर सकते थे, जो मुझे लग रहा है। तो अगर मान लो अब ये टर्म साइन 2x अपॉन साइन x प्लस पाई बाय 4 है, हमसे पूछा गया कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो इस इंटरवल में। तो मेरे मन में एक थॉट क्या आता है कि मैं साइन 2x को पढ़ लूँ कॉस पाई बाय 2 प्लस 2x प्लस पाई बाय 2। क्यों पढ़ रहा हूँ ऐसे, विथ अ माइनस साइन, और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन x प्लस पाई बाय 4। अब देखो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो ये cos 2 थीटा बना हुआ था। cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस साइन है तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो डायरेक्टली ये 2 साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 माइनस 1 बन गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन x प्लस पाई बाय 4, एग्जैक्टली वही टर्म। तो जब इसको डिवाइड करा तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 साइन x प्लस पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस पाई बाय 4। मतलब ऐसे बस मेरे मन में आ गया कि मैं इसको ऐसे कर लूँ। अब इसका डेरिवेटिव निकालना कंपैरेटिवली शायद थोड़ा स्मूथ हो जाता। तो दिस वाज द ओनली पर्पस इन माय डिस्कशन। तो इसको डील कर लो, मतलब अकेला पर्पस था कि यहाँ तक ये क्वेश्चन को ला सकें। ये क्वेश्चन और इस तरह की लैंग्वेज ना मुझे बहुत पसंद है। याद करो कि मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, x माइनस 1 की पावर मान लो 2, x माइनस 3 की पावर मान लो 5। अगर कभी ये मुझे दिया जाए तो ओरली समझ में आता है कि इसको मैंने बनाना सिखाया था। ये 1 है, ये 3 है, 3 पे पावर ऑड है तो पहले पॉजिटिव, मतलब पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। 1 पे इस केस में पहले और बाद में साइन सेम रहता, तो 1 पे बिना डिफ्रेंशिएट करे मुझे पता है कि इसका मैक्सिमा बनता। ऐसे ही ये टर्म थी। इसमें इसको नोटिस करो कि ये तो हमेशा पॉजिटिव थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये टर्म 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1 थी। तो वो उसकी वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है, पाई बाय 6 पे और माइनस पाई बाय 6 पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसका लोकल मिनिमा बन जाए पाई बाय 6 के ऊपर। तो पाई बाय 6 के आगे ये साइन एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती, उससे पहले भी पॉजिटिव होने के लिए इस पॉइंट पे जो ये n है, क्या समझ में आता है कि एग्जैक्टली विद दिस लॉजिक जो ये n है उसको इवन नंबर होना चाहिए। इसका जो सेंस है ना वो बिल्कुल वैसे का बना जैसा कि मैक्सिमा मिनिमा में मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराया था ना, x माइनस 1 की पावर m, x माइनस सम अदर किसी और मान लो x माइनस 3 की पावर n। और मैंने बताया था कि इसका यहाँ पे मैक्सिमा हो जाए, यहाँ पे मिनिमा हो जाए, और बिना डिफ्रेंशिएट करे हमने ग्राफ से तोड़ा था। ये वही है, ये वही था। तो ये उसी का ही एक और फॉर्म था। तो अगर इस बात को मिस कर गए तो उस क्वेश्चन को फिर से देखना कि मैंने कैसे बताया, फिर इसको दोबारा अटेम्प्ट करो तो अकल बढ़ जाएगी इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, देखो अब इसमें क्या बोला उन्होंने हमें लैंग्वेज में फैलाना है। उन्होंने क्या बोला कि इसका हमें दिया गया कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो p और q पे आता है। क्यूबिक है, इसको डिफ्रेंशिएट करा, वो आ गया 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर। 6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a बन गया। ये x माइनस a इंटू एक्स माइनस 2a बन गया 6 टाइम्स।
ए दिया हुआ पॉजिटिव है। अब क्यूबिक है तो क्यूबिक का ग्राफ ऐसा बनेगा ना, देखो पॉजिटिव है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट का जो लीडिंग पावर का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसका पहले मैक्सिमा बनेगा, बाद में इसका मिनिमा बनेगा। तो मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? ए पे। मिनिमा कहाँ पे बनेगा? 2a पे। ये थी इस क्वेश्चन में काम की बात। हमें दिया कि मैक्सिमा p है और मिनिमा q है, तो जो मैक्सिमा है दैट इज p विच इज a। तो a स्क्वायर मुझे दिया हुआ था कि बराबर है 2a के, वहाँ से a कितना आ गया? 2। जो बच्चा गलत करता उसका आंसर 1/2 आ जाता। तो इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि 2 पॉइंट्स आए, पर हमें इस ग्राफ से ये समझ में आ गया कि पहले इसका मैक्सिमा है, बाद में इसका मिनिमा है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर पता है कब आप आती हैं? क्योंकि अभी ना बहुत डे ड्रीमिंग वाली एज में होते हो, जब ऐसे मेरी तरह बोलो, इनको बोलो हाँ मुझे ये ग्राफ में समझ में आता है, मैं ऐसे कल को एग्जाम में आया, अब मैं बोल पाऊंगा। ये सेम डल गया, सेम डल गया। चलो फिर पिछला क्वेश्चन अगर राइट कर लिया तो ये राइट होना चाहिए। ये बेकार था। मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए पहले स्लोप निकालोगे, तो हमने मान लो y डैश निकाला, उसका नाम m रख लिया, दिस इज -3x² प्लस 6x प्लस 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे बनेगी? इसके वर्टेक्स के ऊपर, सिंपली क्वाड्रेटिक है। वर्टेक्स का कितना था? -b -6/2a, -6 / -3 विच इज 2। सिंपली यहाँ पे इसमें 2 डाल दो, अपना आंसर आ जाता। तो चलो अब इस वाली असाइनमेंट में, आज वाली इसकी डिस्कशन में हमने पहले राउंड में ये 25 क्वेश्चंस करे, अब नेक्स्ट राउंड में इसी के ही फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको अब मैंने ब्रेक कर करके क्यों बनाया? ताकि कि असाइनमेंट की डिस्कशन को एंड तक सुनो, ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। सारी गेम जो सिलेक्शन की है, देखो हमने हाउ टू सक्सीड कि अगर वीडियो देखते हो ना, तो ये उसी तरह के बेवकूफ़ बनाने वाले वीडियो हैं जैसे कि हाउ टू गेट रिच वाले वीडियोज़ होते हैं। क्योंकि हाउ टू सक्सीड, हाउ टू गेट रिच, इस तरह की स्टुपिडिटी में जब फंसोगे तो लाइफ में केवल यही देख पाओगे, कुछ नहीं बनता। जिन लोगों ने कुछ करना है ना, वो इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। दिस इज़ द ओनली रूट टू सक्सेस। काम करना पड़ता है, तो वो काम करने से ना बचोगे। हर दिन हमारे पास नया एक्सक्यूज़ आएगा। कोई कहेगा कि मैंने यूएस पढ़ने चले जाना है, कोई कहेगा कि मेरा तो एम ही ये करना है। तो अपने एम बदलते रहेंगे, विच इज़ ग्रेट। अगर अपने माइंड में कुछ बहुत क्लियरली बसा हुआ है कि मैंने लाइफ में यही करना है, लाइफ में अगर सिंगर ही बनना है और बढ़िया गाते हो तो वही करो। पर अगर अभी कोई एम नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट बेट। क्योंकि बढ़िया कॉलेज में चले गए, उसके बाद वहाँ जाके भी अगर हमें अपना एम क्लिक करा तो हमारी लाइफ में हमारा पैटर्न बेटर हो जाएगा, उसके बाद छोड़ सकते हैं। पर अगर इस काम के प्रेशर की वजह से, इस काम की वजह से हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि मैं इतना दिमाग नहीं चलाना चाहता, तो गलत है। ये करो बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स टू डू बेटर। तो अल्टीमेटली अपना कॉलेज बेटर करोगे, वहाँ पे बहुत नए तरह के लोग मिलेंगे, बहुत दिमाग खुलेगा। तो ये काम से नहीं बचना। तो चलो, ये दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। इसकी जो साथ साथ जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसके अलावा साथ में सुनेंगे। पर पहले इतने क्वेश्चंस में हर पॉइंट को नोटिस करो कि क्या सुना और उसकी कैसे इंप्लीमेंटेशन है। तो चलो ऐश करो, इतने काम को प्रॉपरली रिवाइज करो। टेस्ट के लिए जो क्लास, इतनी सारी क्लासेस में क्वेश्चंस करे, जो उस वाले असाइनमेंट के बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे, उन सबको बोलने की कोशिश करो और टेस्ट में नंबर लो। टेस्ट में नंबर लेने के लिए हमने सुना है कि टेस्ट के एंड तक जाओ, वो जाओ। चलो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करो टेस्ट, और अगर टाइम बचे तो ऐश करो।